हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस किया हुआ क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट 2023 एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। कुछ मोटिवेशनल लाइन दिया गया है क्योंकि स्टूडेंट जो है सो काफ़ी डिमोटिवेट होते रहते हैं। एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िए, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, समझिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए मोटिवेशनल लाइन को पढ़ लेते हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? अगर इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? नहीं निकलिए घर से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर द्वारा चुनिए। तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो कहे जाते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है तो आसानी से आर पार कर जाता है। देखिए, आप लोग को एक सजेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन को कहीं भी एग्जाम दीजिए या कहीं भी, तो क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। तो करते हैं कि स्टूडेंट, काफ़ी लोग स्टूडेंट जो हैं सो क्वेश्चन को हड़बड़ा के पढ़ते हैं और हड़बड़ा के आंसर देते हैं। हड़बड़ा के कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। एग्जाम हॉल हो या कहीं भी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बार नहीं सही, दो बार, तीन बार सही। क्वेश्चन को समझिए, जब तक नहीं क्वेश्चन समझिएगा तब तक आंसर सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद देखिए आंसर अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी कि आर पार हो जाता है, यानी कि मान कर चलिए यहाँ पर एक शीशा रख देते हैं और यहाँ से टॉर्च बारते हैं, ठीक है। यहाँ से टॉर्च बारते हैं और यह प्रकाश जो है सो आर पार निकल जाता है, वही पूछ रहा है। तो ये क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ होगा या अपारदर्शी पदार्थ होगा या पारभासी पदार्थ होगा या बटर पेपर होगा, ठीक है। तो साइंस में आप लोग याद रखिएगा, साइंस में और जहाँ जिस शब्द के आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। जिस शब्द के आगे और लग जाता है उसका मतलब होता है साइंस में नहीं। तो देखिए पारदर्शी, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये पारदर्शी होगा। पारदर्शी का मतलब होता है पार। देखिए, प से पार और प से पारदर्शी, यानी कि पार कर गया। और अपारदर्शी, तो अ का मतलब होता है नहीं, तो अपारदर्शी तो ये तो आंसर नहीं होगा। और पारभासी ये भी नहीं होगा, और बटर पेपर ये नहीं भी ये होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण होता है या परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप 2 नंबर, 1 नंबर की जगह 2 नंबर, हम 2 नंबर के भी आंसर यानी कि परिभाषा भी उसको बता देते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी आपको यहाँ से काउंट हो जाए और 1 नंबर भी आपको यहाँ से सही सही अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, यानी कि इनमें से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक मतलब होता है रियल प्रतिबिंब, ठीक है। तो इनमें से किस दर्पण के द्वारा जो है तो हम वस्तु को वास्तविक यानी कि रियल में हम देख सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो होगा वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम वास्तविक में देख सकते हैं सानमुख, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग को बता देते हैं। चूँकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का, ये निकट मतलब होता है नज़दीक, आप लोग को इतना तो पता होगा बेसिक। तो चूँकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा और बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका जो है सो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव हो। और इसी में स्टूडेंट जो है सो काफ़ी कन्फ्यूजन आता है। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट मतलब आगे वाला जो लाइट होता है जो बढ़ता है,
हेडलाइट, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए जो है सो डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी होगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और केवल अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा से, यानी कि इन तीनों प्रकार के अवतल दर्पण द्वारा जो है तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग तो दाढ़ी बनाने यानी कि हजामती में प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में, वाहनों में। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 जो है सो टाइप को, यानी कि सीरियल नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो है सो 5 की जगह 6 हो गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इसका क्वेश्चन नंबर जो है सो हम 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए ध्यानपूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 7, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से, यानी कि कहाँ पर वस्तु होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 7 का, वो 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, अनंत पर होना चाहिए, तब इसका जो है फोकस दूरी प्रतिबिंब पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है सो इस आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, तो पोल के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, आभासी, काल्पनिक और बाड़ा। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और काल्पनिक और बाड़ा होगा। देखिए मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये हाथ है, तो ये इसको मान लीजिए पोल, इसको मान लीजिए पोल पी यानी ध्रुव, इसको मान लीजिए फोकस, इसको बिचला वाला को मान लीजिए सेंटर, फिर इसको मान लीजिए इधर वाला को पोल, इधर वाला को मान लीजिए फोकस। तो कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी फोकस और ध्रुव के, यानी कि इधर वाला का बात कर रहा होगा, नहीं तो इधर वाला। तो आगे चलिए पढ़ते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और यानी कि यहाँ से यहाँ, नहीं तो यहाँ से यहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो आभासी और काल्पनिक 12 होगा। क्या होगा? तो आभासी और काल्पनिक जो होगा सो 12 होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति
जब वस्तु बिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ध्रुव के दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, दर्पण और ध्रुव के बीच। तो हम अभी बताए हैं हाथ का इशारा लेकर, तो एक बार और बना लेते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ हो गया, तो ये हो गया पोल यानी ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया बिचला उंगली हो गया सेंटर, ये हो गया फिर फोकस, और ये हो गया पोल यानी ध्रुव। तो कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति पर हो। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, दर्पण और ध्रुव के बीच, ध्रुव यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक, तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि उत्तल दर्पण लगा होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि जो आगे जो बड़का शीशा जो रहता है, जो बारिश के समय उस पर ब्रश चलता रहता है दो, वो जो रहता है सो उत्तल दर्पण का बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो उत्तल दर्पण में जो दिखाई देता है कोई भी चित्र, प्रतिबिंब मतलब होता है चित्र, ठीक है। जो चीज मान के चले हम किसी आईना में अपना मुंह देखते हैं तो वही प्रतिबिंब हुआ मेरा, ठीक ना। चाहे हम धूपा में चलते हैं तो मेरा जो परछाई है वही प्रतिबिंब, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी को आसान से आसान तरीके में हम प्रयास करेंगे समझाने का। तो आप लोग को अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और एक लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग को मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग साथ दीजिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि अंतिम तक एग्ज़ाम के डेट तक जो है सो हम आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है, ये मान लीजिए ये गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी, और इसके जो साइड मिरर में रहता है, इसका जो साइड मिरर रहता है, इसके साइड में यानी कि आईना जो रहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है, यहाँ पर रहता है शीशा, मान तो सीधा रहेगा और काल्पनिक रहेगा, नहीं तो सीधा नहीं रहेगा। तो मान लीजिए कोई जो है सो लोग यानी कि रोड को आवागमन करता है, तो लोग यहाँ पर है और सीधा नहीं दिखाई देगा, तब पता चलेगा इसको ठोक देगा। लेकिन सीधा दिखाई देने के कारण जो है ड्राइवर इसको गाड़ी को क्रॉस करके यानी कि साइड से ले बगल से गुजरता है, और नहीं तो रोक देता है, फिर आदमी वहाँ से क्रॉस करके निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अभी हम पिछला क्वेश्चन में किए हैं। तो उत्तल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, और काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ काल्पनिक नहीं दिया है और यहाँ सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट किया कीजिए, और हम जो बोलते हैं सो हर एक लाइन जो है सो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है कैसा। यानी कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक ना, एक प्रतिछाया यानी कि छाया है, तो उस छाया से दूर एक वस्तु रखा गया है, तो उसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसका जो परछाई जो है सो सीधा बनता है। तो वो दर्पण पूछ रहा है जो कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, समतल अथवा उत्तल होगा। समतल में भी जो है सो प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु का सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में भी। तो पिछला नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12-13 क्वेश्चन में हम देख लिए हैं जो उत्तल और
उत्तल दर्पण में जो है सो सीधा और काल्पनिक बनता है और समतल। यहाँ दोनों दे दिया है। अगर यहाँ पर समतल नहीं होता, अगर उत्तल होता तो यहाँ पर उत्तल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ उत्तल भी है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि इसमें समतल और उत्तल दे दिया है, तो ये दोनों में जो है सो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संबंध f बराबर r/2 सत्य है। तो f बराबर r यानी कि फोकस बराबर r/2 यानी कि त्रिज्या को r से डिनोट करते थे, r बराबर 2 सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए जो है सो f बराबर r/2 सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चित्र में सही किरण आरेख को चुने। इनमें से कौन सा चित्र किरण आरेख जो है सो यानी कि रे डायग्राम सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आरेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि उल्टा यानी कि इन्वर्टेड है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो होगा से उल्टा यानी कि इन्वर्टेड है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। अगर वस्तु की स्थिति एक बार और हाथ का जो है तो फिगर हम बना लेते हैं। तो ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया फिर फोकस, और ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव। तो कहता है वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव पर हो, कहाँ हो, ध्रुव पर हो, अगर यहाँ हो, किसी वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिछाया कहाँ बनेगा, तो यहीं पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु अगर ध्रुव पर हो तो प्रतिछाया भी उसका ध्रुव पर बनेगा। मानकर चलिए, आप ही सोचिए, अगर हम लोग धूपा में है किसी जगह, तो प्रतिछाया हमारा उसी जगह बनेगा जिस जगह हम रहेंगे। तो अगर वस्तु या अगर ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिछाया ध्रुव पर। उसके बाद कहता है कि वास्तविक या आभासी होगा, तो वो आभासी होगा, यानी कि हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं ना रहेगा, तो आभासी होगा, फिर वहाँ से बिला जाएगा। जब हम वहाँ से हटेंगे तो वहाँ से भी परिछाया हट जाएगा, तो उसका आभासी होगा। आभासी यानी कि वह जो है सो वहाँ से भी हट जाएगा, सब दिन के लिए तो नहीं रहेगा। उसके बाद है सीधा या उल्टा बनेगा, तो सीधा बनेगा भाई। हम जब खड़ा है सीधा तो सीधा बनेगा, हम उल्टा होंगे तो उल्टा बनेगा। तो उस समय भी उल्टा नहीं होगा, क्योंकि हम तो जिस तरह हैं उसी तरह हमारा प्रतिछाया बन रहा है, तो वो भी सीधा होगा। और वस्तु से बड़ा या छोटा बनेगा तो वस्तु का बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु का बराबर बनेगा। सूर्य को समान यानी कि ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ध्रुव तथा फोकस के बीच। आप पूछ रहा है कि ध्रुव यानी कि यहाँ से यहाँ तक, से यानी कि P से F के बीच अगर कोई वस्तु का है तो दर्पण यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ कोई वस्तु है तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, हम आगे की ओर जा रहे हैं, पूछ रहा है दर्पण से यानी कि पहले ध्रुव से फोकस की ओर, तो सूर्य यह है। तो कोई भी चीज़ हम आगे जाते हैं तो हमारा परछाई कहाँ बनता है, पीछे की ओर बनता है, ऐसे याद रखें। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। और क्या होगा, तो यह आभासी भी होगा, ये भी सब दिन के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यह सीधा होगा या उल्टा, तो ये भी सीधा होगा भाई। और वस्तु से बड़ा या छोटा होगा तो ये बड़ा होगा वस्तु से। देखिएगा, सूर्य अगर सुबह में निकलता है तो हमारा वस्तु कितना बड़ा नंबर रहता है। तो डेली लाइफ से यूज करके पढ़ा कीजिए और रिलेट करके रखिए, ऐसे में रट्टा नहीं मारिए, समझा कीजिए, ऐसे में याद रहेगा। उसके बाद है अगर वस्तु फोकस यानी कि यहाँ है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, तो यह अनंत पर बनेगा। और वास्तविक या आभासी होगा तो ये जो होगा सो वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये वास्तविक बनेगा। और सीधा या उल्टा होगा तो ये जो होगा सो उल्टा होगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और यह वस्तु से छोटा या बड़ा होगा तो बहुत बड़ा होगा, यह जो है सो बहुत बड़ा बनेगा। फिर अब इधर से चलते हैं, उधर से तो हो गया काम, फिर इधर से चलते हैं फोकस तथा सेंटर के बीच, फोकस तथा सेंटर के बीच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार कुछ इसको इरेज कर लेते हैं, ना साफ हो जाएगा। तो आप कहता है फोकस से सेंटर की बीच चलते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, तो सेंटर तथा अनंत के बीच,
सेंटर तथा अनंत के बीच बनेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में बनेगा कहीं भी इसका प्रतिबिंब। और वास्तविक होगा या आभासी, तो यह वास्तविक होगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, और यह क्या होगा तो थोड़ा बड़ा होगा। फिर यानी कि सेंटर तक जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे तब बहुत बड़ा, फिर ध्रुव से चलेंगे फोकस पर तब बड़ा, और उसे चलेंगे सेंटर तक तो छोटा, यानी कि नॉर्मल बड़ा, फिर वहाँ से चलेंगे तो फिर नॉर्मल बड़ा, फिर वहाँ से चलेंगे तो बड़ा बड़ा होगा, ऐसे होगा। और उसके बाद इसका होगा तो बड़ा होगा। फिर सेंटर पर, फिर आ गए यहाँ पर सेंटर पर हम लोग, तो सेंटर पर तो वस्तु कहाँ बनेगा, सेंटर पर। ध्रुव पर अगर वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ था, ध्रुव पर। अगर कोई भी चीज़ सेंटर पर है यानी कि बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पर। यार क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, और यह उल्टा होगा, ठीक है। सीधा या उल्टा होगा तो यह उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा या छोटा होगा तो यह बराबर होगा। जैसे ध्रुव पर था तो बराबर था, ये सेंटर पर था तो बराबर होगा। तो कोई भी वस्तु कहाँ दो जगह बराबर होगा, ध्रुव पर और सेंटर पर जो है सो वस्तु बराबर होगा। उसके बाद है सिद्ध तथा अनंत के बीच, यानी कि सेंटर तथा अनंत के बीच वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो सेंटर तथा फोकस के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी बनेगा, ठीक है, सेंटर तथा फोकस के बीच। और क्या होगा तो ये वास्तविक होगा, रियली होगा, और यह उल्टा होगा, ठीक है। तो सीधा द्वितीय होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर सीधा होगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सीधा होगा, नहीं तो बाकी के बाकी जो सभी होगा सो उल्टा होगा, ठीक है। ऐसे यानी कि पी एफ जो होगा सो इतना समझ लिए, पी एफ होगा सीधा, नहीं तो बाकी होगा सभी उल्टा। उसके बाद है तो इसका वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, आभासी जो होगा सो वास्तविक या आभासी, तो ये वास्तविक होगा और यह उल्टा होगा, और यह वस्तु से छोटा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है तो थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद बड़ा होगा। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बड़ा, बहुत बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाने में छोटा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर छोटा। तो उसके बाद है अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा ना तो इस फोकस पर बनेगा। उसके बाद वास्तविक या आभासी होगा तो वास्तविक होगा, या सीधा या उल्टा होगा तो यह भी उल्टा होगा। पीएफ इतना याद रखिए, पीएफ कटता है तो ये दोनों पर बराबर होगा, बराबर पीएफ किसी को कटता है तो बराबर कटता है, तो ऐसे याद रखिएगा सिर्फ याद करने के लिए। और यह वस्तु से बड़ा या छोटा बनेगा तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इधर से यहाँ जाने पर यानी कि ध्रुव से फोकस पर जाने पर भी 12, ये ध्रुव से फोकस पर भी इधर से भी जाने में 12, और फोकस से सेंटर पर जाने में कुछ 12, और यहाँ सेंटर से फोकस पर आने में छोटा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, यही कहना चाहेंगे। और आप लोग सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करके जोड़िए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल के माध्यम से फ्री में। और अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम, नहीं तो टेलीग्राम में भी आप अध्ययन सागर बाय DK जाके सर्च करेंगे तो वहाँ भी मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।